हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये जो क्लास है आप सबके लिए है, क्योंकि बीए थर्ड सेमेस्टर में ज्योग्राफी वालों के लिए ये क्लास है। तो हमने इससे पहले ज्योग्राफी की क्लास ली है जहाँ पर भारत के भौतिक प्रदेशों के ऊपर बात करी थी। जैसे भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले भारत के जो उत्तरी भाग हैं जिसको हम कहते हैं हिमालयी पर्वतीय प्रदेश, तो उनको तो हमने समझ लिया था। आज हम उसके सेकंड पार्ट को अभी शुरू नहीं करेंगे। उसका यानी भारत के भौतिक प्रदेश का पार्ट 2 है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों से भी पहले पढ़ने वाले हैं भारत का परिदृश्य, बिल्कुल, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं, ये क्लास आपको आज ही के दिन रिकॉर्ड की गई है, ताकि जिस समय ये क्लास लाइव होगी उस समय मैं कहीं बिजी हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको क्लास अभी मैं आपको रिकॉर्ड कर देता हूँ। टाइम से पहले रिकॉर्ड कर दिया है ताकि आपको ये क्लास मिले। तो ये क्लास आज ही के समय रिकॉर्डेड है, करंट है और न्यू क्लास है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको ये क्लास दे रहा हूँ, इसका मतलब इस क्लास को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और ध्यान रखिएगा कि अगली क्लास में हम मिलेंगे तब लाइव जरूर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो बात करने से ज़्यादा आप पढ़ेंगे इस क्लास से, ठीक है। तो वेलकम एवरीवन, जो भी क्लास में लाइव है उन सभी का मोस्ट ऑफ वेलकम है आज की क्लास में। तो देखिए, मैं सीधे मेन टॉपिक पे आऊँगा। और अभी मैंने कहा कि हम भारत का परिदृश्य देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नोट्स है ना बहुत शानदार है, हमारे जो प्रयास से बने हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर भारत का जो विस्तार है उसको देखते हैं, जिसमें भारत है वो किस और आता है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। सबसे पहले तो यही बात जो छोटा प्रश्न आता है कि भारत की स्थिति क्या है, विस्तार क्या है भारत का। तो विस्तार है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और किस अक्षांश से देशांतर मतलब देशांतर के मध्य है, तो नोट कर लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ये प्रश्न पहले तो यही आ जाता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार बताइए, तो ये विस्तार आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, देखो ये मैं पहले ही कह देता हूँ कि आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। ये अपना ये जो नोट्स ये जो आपको बता रहा हूँ ना, यही हमारे नोट्स जो है वो आपको हमारे क्लासेस सेट ऐप पर ज्योग्राफी के अंदर मिलेंगे। तो ये एक पार्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो देखिए, पहला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके लगभग मध्य इलाहाबाद से इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है देश की मानक रेखा का समय। तो अगर पूछा जाए देश की मानक रेखा, तो 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, ओके। और अगर देखा जाए तो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे भारत का ये जो मेन टाइम है वो पहले है, ठीक है। कितने, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे, यानी मान लीजिए जैसे इंग्लैंड का टाइम जो है उससे हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं अगर आप कंपैरिजन करें। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके इस साइड है पूर्वी, मतलब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस साइड है उत्तरी प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये हूबहू नोट कर लीजिएगा, आपको मतलब ये जो हमारे जो पेड नोट है ना वो फ्री में दिखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, भारत की जो कर्क रेखा है, प्रश्न आ सकता है कि इस कर्क रेखा के चारों ओर कौन कौन से राज्य हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर उत्तरी ओर देखा जाए तो त्रिपुरा है, इधर मिजोरम है, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर झारखंड है, इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। कर्क रेखा की बात कर रहा हूँ कि कर्क रेखा के आसपास कौन कौन से राज्य हैं। ओके, आगे बात करते हैं जीरो लाइन, शून्य रेखा। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमाओं को भारत की स्थलीय सीमा से, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये बात है, अगर प्रश्न आ जाए कि जीरो लाइन कहाँ पर है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है। और अब ये प्रश्न आ जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। टोटल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 है। इसमें से तटीय रेखा की जो सीमा है, तटीय सीमा, उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर, क्लियर। इसी प्रकार से नोट कर लीजिएगा, प्रश्न आ सकता है कि कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है, तो वो है रांची। कौन सा है,
रांची है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में तट रेखा वाले 9 राज्य समझ लीजिए, यानी भारत की जो तट रेखा है ना, उससे भारत के कौन से राज्य हैं जो तट रेखा के समीप हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है ना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ये भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा से बिलोंग करते हैं। इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, क्योंकि देखो अभी मैंने क्या कि आज हम क्या देखने वाले हैं, भारत का पूरा परिदृश्य देखने वाले हैं शॉर्ट एंड इजी में, और मेरे सुपर डुपर नोट्स के साथ, मेरे सुपर डुपर नोट्स के साथ अगर आप ऐसे के ऐसे बना लेते हैं ना, तो आपका आधा तो काम एवे ही हो जाएगा, क्लियर, इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, पड़ोसी देशों में भारत की राज्यों की सीमा की अगर बात करें, तो देखिए पाकिस्तान से भारत के 4 राज्य मिलते, कितने राज्य मिलते, 4। पहला है गुजरात, नोट कर लीजिएगा, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और अफगानिस्तान से भारत का कौन सा एरिया बिलोंग करता है, टच होता है, तो जम्मू कश्मीर। फिर बात करते हैं वह बाहरी देश यानी चीन, चीन से जो हमारे देश मिलते हैं वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बाहर से बंद। ओके, तो ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि चीन से जुड़े भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो नोट कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ओके, और पूछा जाए कि नेपाल से सीमा लगाते हुए भारत के राज्य कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। और भूटान से 4 राज्य हैं, एक तो सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ओके, और बात करें बांग्लादेश से भारत के कौन से कितने राज्य मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो हम इक्वली कहेंगे कि इनके भी 5 ही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, ये भारत के 5 राज्य जो बांग्लादेश से मिलते हैं। और म्यांमार से, जिसको बर्मा कहते हैं, उससे 4 भारत के राज्य मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, मतलब 3 तरफ तो बांग्लादेश है और एक तरफ वो भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट। इसके अलावा पाकिस्तान सीमा से लगे भारत के राज्यों में किसकी सर्वाधिक लंबाई है, तो अभी जैसे बात करी थी, तो भारत का जम्मू कश्मीर है ना, वो सबसे बड़ा एरिया ऑफ काउंटिंग अगर बात करें तो इसकी ज़्यादा सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है। और दक्षिण बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, साउथ पोल भारत का, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर आया हुआ है, ग्रेट निकोबार द्वीप में आया हुआ है। फिर उत्तरतम पॉइंट यानी सबसे उत्तरतम पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कॉल, और ये कहाँ, उत्तर यानी उत्तर भाग में, ये है जम्मू कश्मीर, जो इंदिरा कॉल कहा गया है। फिर पश्चिमी यानी भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जो भारत का अंतिम बिंदु है, वह गौर मोता, जो गुजरात के अंतर्गत है। और पूर्वोत्तर बिंदु की बात करें तो की विधु, जो अरुणाचल प्रदेश में है, पूर्वी इलाकों में। अब कुछ और गहराई से इंपॉर्टेंट चीजें जान लीजिए। देखिए, अंडमान और निकोबार, इनके मध्य कौन सा चैनल है, समुद्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। और मालदीव मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है, ठीक है ना, ये प्रश्न आ सकता है। अब वो जो आप पहले से जान रहे हैं और नहीं है तो अभी वापस जानेंगे। देखिए, रेड क्लिफ सीमा रेखा है वो किसके मध्य आती है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बाउंड्री लाइन है, ये लाइन वो कौन सी है, रेड क्लिफ। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो बाउंड्री लाइन है वो कौन सी है, डोरंडू रेखा। कौन सी है, डोरंडू रेखा। और भारत और चीन के मध्य जो बाउंड्री लाइन है वो कौन सी है, मैकमोहन। और मैग्नीटाट ये है फ्रांस और जर्मनी के मध्य। ये थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन न हो जाए, इसलिए ये नाम यहाँ पर ऐड किया है। अब देखिए, आदम ब्रिज, ये एक चीज ध्यान रखना, आदम ब्रिज क्या है, तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने वाला या उनके मध्य में जो ब्रिज है उसको आदम ब्रिज कहते हैं। और पम्बन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है। पम्बन ब्रिज क्या है, आदम ब्रिज का हिस्सा है। इस पर ही रामेश्वर स्थित है, दक्षिण का रामेश्वर।
तो ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये इतने इम्पोर्टेंट है कि आपके जनरल नॉलेज में भी काम आएंगे, आपकी सीईटी एग्जाम में भी काम आएंगे, और आपके एग्जाम में कॉलेज के आएंगे। तो इसलिए ये क्लास उन सब के लिए ज़रूरी है जो सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है जो अपने कॉलेज की तैयारी करें, और उनके भी ज़रूरी है जो भूगोल को ज़बरदस्त तैयार करना चाहते हैं। तो जो भी लाइव जुड़े हैं, बातें कम और पढ़ाई के लिए ध्यान ज़्यादा रखेंगे, नोट्स करेंगे, क्योंकि लाइव जो है उन सभी से मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं तो देखिए, प्राचीनतम चट्टान जो है वह आर्कियन व प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टान है भारत में, और नवीनतम चट्टान जो है वह क्वार्टरनरी युग की चट्टान है। ठीक है, भूगर्भिक यानी भारत के भूगर्भ की बात करें। और प्रायद्वीपीय जो भारत है ये एक प्राचीन भूखंड है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड, प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, और आर्कियन युग की चट्टानों से यह निर्मित है। कौन सी? आर्कियन युग की चट्टानों से। अब आर्कियन क्रम की चट्टानों को अगर देखें तो कैसी होती है, तो देखिए, रवेदार जीवाश्म शेष का अभाव होता है इसमें, यानी रवेदार होती दाने दाने जैसी, और इसमें जीवाश्म यानी जीव जंतु का अवशेष बहुत कम या न के बराबर होता है। अब देखिए, विस्तार की बात करें इस चट्टानों का, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार अर्थात झारखंड और राजस्थान जो है वो गोंडवाना लैंड की एरिया के अंतर्गत आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मुख्य हिमालय के गर्भ भाग में इस प्रकार की चट्टानें मिलती है। मुख्य जो हिमालय है उसके गर्भ में देखा जाए तो गोंडवाना लैंड की चट्टानें यानी आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है। दूसरी है धारवाड़ की, ठीक है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो ये आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप बनी है, लेकिन इसमें भी जीवाश्म का अभाव है। ठीक है, ये अरावली श्रेणियां, अब ये धारवाड़ क्रम के चट्टानें कहाँ है, तो अरावली श्रेणियां, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर क्षेत्रों के अलावा लद्दाख, जास्कर और कुमाऊं पर्वत श्रेणियों में ये चट्टान पाई जाती है, और कर्नाटक के धारवाड़ में भी यही चट्टानें हैं। अब इस चट्टानों की खूबियां देखी जाए तो ये सभी प्रमुख धातुएं मिलती है, जैसे सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, मोस्ट ऑफ धातु जो है वो इस चट्टानों में मिलती हैं। इन्हीं चट्टानों में फ्लोराइड, इल्मेनोनाइट, सीसा, कॉर्डम, कोबाल्ट, अभ्रक खनिज प्राप्त होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, धारवाड़ काल की ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ है। ये बहुत ही शानदार है। धारवाड़ काल से ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ है। आगे बात करें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, तो जान लीजिए, जीवाश्म का अभाव है इसमें। इसका नाम आंध्र प्रदेश की कुड़प्पा जिले के नाम पर इन चट्टानों का नाम पड़ा। तो ये कौन कौन से इलाकों में है? आंध्र प्रदेश में एक तो, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान, चौथा हिमालय के कुछ क्षेत्रों में जो कृष्णा घाटी और नतलमलाई, ठीक है ना, नलमलाई श्रेणी के अंतर्गत, और 6 श्रेणी में पाई जाती है। इनमें मोस्ट ऑफ बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर जो है वो पाया जाता है। अब बात करें विद्यन क्रम की चट्टानें, जिसमें परतदार सूक्ष्म जीवों के प्रमाण और लाल बलुआ पत्थरों द्वारा है, इसमें चीनी मिट्टी और डोलोमाइट पाए जाते हैं। लाल किला, जामा मस्जिद और सासी का स्तूप जो है वो विद्यन क्रम के चट्टानों से ही बना है। आगे बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण कार्बोनिफेरस युग से हुआ है, जिसको हम जुरेसिक पार्क या जुरेसिक युग को कहते हैं। डायनासोर का समय था ना, उस समय की चट्टानें। कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चट्टानों में 98% शुद्ध कोयला प्राप्त होता है। यह संरचना क्रम भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करते हैं, यानी भारत की ऊर्जा को जरूरत को पूरा करने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। तो मोस्ट ऑफ कहाँ पर है ये? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा एवं महाराष्ट्र, जहाँ कोयले के भंडार भी हैं। इसके अलावा दामोदर, महानदी, गोदावरी और उसकी सहायक नदियां तथा कच्छ, काठियावाड़ व पश्चिमी राजस्थान में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। अब ये तो हमने बात करी चट्टानों के लिए। अब आगे देखिए, भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया कहाँ पर हुई थी? तो धारवाड़ युग के अंतर्गत हुई थी। और प्रायद्वीपीय भाग पर दरार तथा भ्रंशों का निर्माण कैसे हुआ? गोंडवाना युग से हुआ, यानी गोंडवाना युग से ही दरारों को निर्माण हुआ। नेक्स्ट है
दक्कन ट्रैप क्या है? तो दक्कन ट्रैप निर्माण हुआ था मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटियस कल्प में हुआ था। ठीक है, इस क्षेत्र में बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश में फैला है तथा कुछ भाग तमिलनाडु, झारखंड में भी है दक्कन ट्रैप का। ओके, अब आगे बात करते हैं, क्योंकि मैंने भारत का भौतिक प्रदेश आपको समझाया है, लेकिन कुछ चीजें मैं एक बार रिवाइंड करवाना चाहता हूँ आप सभी को। ठीक है, क्योंकि ये मैंने एक पार्ट ले लिया है, अब इसका सेकंड पार्ट तो आपको अगली क्लास में मिलेगा। लेकिन हम आज ये भारत के भौतिक प्रदेश है ना, जो मैंने एक क्लास ली है उससे पहले आज मैंने ये पढ़ाया पूरा। ठीक है, अब थोड़ा सा भौतिक प्रदेशों को एक बार पुनः देख लीजिए, जिसने क्लास नहीं देखी उस समय में बता रहा हूँ। भारत में भारत का मतलब 100% जो क्षेत्र है ना, इसमें से 10.6% तो पर्वत है, 18.5% भारत में पहाड़ियाँ हैं, 27.7% भारत में पठार है, और भारत का क्षेत्रफल का टोटल 43% है, 43.2 वो मैदानी एरिया है। तो सबसे ज़्यादा भारत में मैदानी एरिया है। ठीक है, और मैंने उस क्लास में कहा था कि भारत को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, और ये हमने क्लास ले ली है, इसका पहला पार्ट हो गया है। दूसरा पार्ट हम आपके सामने अगली क्लास में लाइव जब करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार को समझाएंगे, फिर उत्तरी भारत का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान और प्रायद्वीपीय भाग। तो आप सभी को उत्तर पर्वतीय क्षेत्र जो हमने बता दिया था। ठीक है, एक एक इम्पोर्टेंट चीजें इसमें बता दी थी। अब ये तो हमने समझा दिया था। अब इसके अंतर्गत मैंने आपको कहा था कि जब हम पढ़ते तो हिमालय को 4 भागों में हमने डिवाइड करके पढ़ा था, कि एक तो हिमालय ट्रांस हिमालय है, एक वृहद हिमालय है, लघु हिमालय, एक शिवालिक हिमालय, जिसको हमने आपको समझाया था। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कुछ दर्रे आपको बता देता हूँ जो शायद मैंने उस क्लास में न बताया हो, तो वो बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले देखिए कि इस उत्तरी भाग में कौन कौन सी चोटियाँ हैं। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो 8,800 मीटर है। कंचनजंगा ये भारत में स्थित है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है 8,598 मीटर। फिर ये मकालू जो नेपाल में है 8,481। धौलागिरी जो है ये नेपाल में है 8,172 हाइट है इसकी मीटर। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नंगा पर्वत जो भारत में है 8,000 समथिंग। अन्नपूर्णा ये नेपाल में छोटी है। नंदा देवी एक हाइट नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है 7,817 मीटर। और नाम सबरोगा ये तिब्बत के अंदर 7,756। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो कुमायूं हिमालय में हिमनद, गंगोत्री हिमनद और ये हिमनद कहलाता है। अब मैं अभी मैंने कहा ना कि कुछ आपको दर्रे बता देता हूँ, बाकी तो मैंने देखो ये पूरा का पूरा करवा लिया था। एक ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट करवा ली थी इस पहाड़ी क्षेत्र से, यानी उत्तरी भारत के उत्तरी भाग से। तो ये आपको क्या लगता है ना सर, ये नोट्स अगर मिल जाए तो नोट्स के लिए मैंने अभी आपको क्या कहा है कि यही जो नोट्स हैं, इसके अलावा भी और बेहतर जो नोट्स हैं वो आपको हमारी क्लासेस सेट ऐप, और ये क्लासेस सेट ऐप यहाँ पर अगर टाइपिंग में आपको नहीं दिखे तो आप प्लेलिस्ट में क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये जो लिंक है ना इस वीडियो की, इस लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आपको ऐप का डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको वो इम्पोर्टेंट बता देता हूँ जो आपको जानना है, कुछ प्रमुख दर्रे। ठीक है, जैसे सांगला दर्रा ये लद्दाख और तिब्बत के मध्य है। काराकोरम दर्रा ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है ना वो काराकोरम दर्रा है। और चांगला ये विश्व का तीसरा सबसे उच्चतम मार्ग यहाँ पर सड़क मार्ग बना हुआ है। फिर है जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में है और श्रीनगर से लेह तक ये जोड़ता है। फिर बुर्जिल दर्रा ये श्रीनगर के गिरगिट से जोड़ता है। पीर पंजाल कुलग्राम में कोटी नगर के आसपास स्थित। हिमालय प्रदेश में देखा जाए शिपकिला दर्रा है, लुगलाचला दर्रा है, रोहतांग दर्रा पीर पंजाल में और देवसा कुल्लू के स्मृति में। हाँ, ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि आपको दर्रे भी मैंने समझा दिए थे, ये सभी आपको उसी में मिल जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था हम अगली क्लास में आपके सामने इसकी अगले पार्ट में आएंगे, लेकिन आज क्या ना कि हम कहीं बाहर थे और स्टूडियो में नहीं थे, इसलिए आज मैंने आपको ये जो क्लास ली है ना वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ली है। लेकिन जब अगली क्लास में आऊँगा प्यारे विद्यार्थियों, तब आपको अकॉर्डिंग टू सीधे रियल बोर्ड पे हम आपको समझाएंगे ये सभी चीज़ें। तो आई थिंक आपको आज की क्लास भारत का जो परिचय है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो कुछ और खूबसूरत चीज़ों के साथ आपके एग्जाम को प्रिपेयर बनाने के लिए हम मेहनत करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।